लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज कनेक्शन अगर आपके पास गिवन है तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। आगे हम लोग का वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रह गया था जो कि हम करने जा रहे हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ पे हम 3 रेजिस्टर लेंगे और उनको पैरेलली अरेंज करेंगे एक सर्किट के अंदर और उसका हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। देखो, हमने 3 रेजिस्टेंस लिया। एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रजिस्टर है R2, रेजिस्टेंस ऐसे बोल सकते हैं, और तीसरा रजिस्टर है R3। ये तीनों रजिस्टर आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। तो हमने एक पॉइंट से इनको अटैच कर दिया, क्योंकि जब ये सिंगल पॉइंट पे अटैच होंगे दोनों अलग अलग एंड अलग अलग पॉइंट पे, तो ये पैरेलल में होंगे। और हमने इसको एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया और ये की है जो कि क्लोज्ड है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो जब ये सिस्टम, ये सर्किट जब क्लोज होगा तो उस केस में क्या होगा कि इस सर्किट से करंट का फ्लो होना शुरू होगा। वो करंट कैसे जनरेट हो रहा है? वो करंट इसके पोटेंशियल के कारण और इन तीनों का जो टोटल रेजिस्टेंस का सम है उस रीजन से जनरेट हो रहा है। तो ये टोटल करंट का जो जनरेशन है, टोटल करंट जो जनरेट हो रहा है उसको हमने आई सपोज किया। ये करंट जब आगे जाएगा तो तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तो हमने सपोज किया कि पहले वाले में I1 करंट, दूसरे वाले में I2 और तीसरे वाले में I3 करंट पास करता है। ठीक है, और आपको ये पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रेजिस्टर के क्रॉस वही है जो A और B के बीच है, वही है जो आपके इस बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस है। ठीक है, ये तो क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इन तीनों गिवन रेजिस्टेंस का। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग लिख लेंगे एक बार कि हमारे पास क्या क्या है। लेट R1, R2 एंड R3 कि टोटल रेजिस्टेंस जो इसका आ रहा है कितना माना हमने R, उसको हम RP भी मान सकते हैं कि R पैरेलल, वहां पे RS मान सकते थे, यहाँ RP मान सकते हैं। तो हमने माना कि पैरेलल में ऐड है तो टोटल रेजिस्टेंस का कितना बन रहा है? RP बन रहा है। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है? तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ, अच्छा नहीं माना नहीं है क्या आपने? कोई बात नहीं, अभी मान लेंगे। ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR, RP माना है ना, IRP। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? ये हमने कैसे अप्लाई किया? तो हमने टोटल रेजिस्टेंस को हमने RP मान लिया। ठीक है, और हमारा ये बैटरी यही था ना अटैच, ये हमारी बैटरी थी अटैच।
तो ये हो गया हमारे, ये की था टोटल रेजिस्टेंस जो आया कैलकुलेट हो गया, इनका सम वो है, और ये आई करंट है, और ये वी है, ये आरपी था, तो हमने ये यूज कर लिया। ठीक है, अब आगे लेट कर लेते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे। लेट करंट थ्रू रेजिस्टर R1 R2 and R3 be I1 I2 and I3, है ना, रिस्पेक्टिवली। कोई डाउट है तो बताइए। आपको फिगर दिखता है, इसलिए फिगर को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं। ये हमारा फिगर था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगेन यूजिंग ओम्स लॉ फॉर ईच रजिस्टर सेपरेटली, है ना, अगेन using Ohm's law for each resistor separately. ठीक है, तो अगर पहले वाले का तो क्या हो जाएगा बताइए, V इक्वल टू आई R1 होगा, V इक्वल टू R2, I1 R1 I2 R2, ठीक है, एंड V इक्वल टू I3 R3 होगा कि नहीं होगा। बट we have I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो यहां से I1 की वैल्यू कितनी आएगी, V अपॉन R1 होगी। इस I की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं पीछे से, वहां से, कहां से, जहां पीछे हमारा इक्वेशन था, याद है, ये वाला I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन RP हो जाएगा। चलिए, तो I इक्वल टू मैं लिखता हूं यहाँ पे V अपॉन RP, ये क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू V अपॉन R1 होगा, ये क्या हो जाएगा, V अपॉन R2 प्लस ये क्या हो जाएगा, तो V कॉमन ले सकते हैं ना, मैं इंप्लाई करके लिख देता हूं इधर, V कॉमन ली, V अपॉन RP तो अपनी जगह पे है, V कॉमन लिया हमने, तो क्या आ गया बेटा, V कॉमन लिया तो हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होगा। यहां से V कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, मैं इसको यहां लिखता हूं, फाइनल रिजल्ट हमारा आया, यहां लिखता हूं मैं कि कि 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारा रिजल्ट है फाइनल, कि अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस को अटैच करेंगे तो उस कंडीशन में हमें टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालना होगा, सारे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लेंगे, उनको प्लस करेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ पर रेसिप्रोकल करके निकालेंगे तो ये 1 अपॉन RP की वैल्यू मिलेगी, कभी भी RP की वैल्यू नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना है। इसकी वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन RP की, फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा, RP। कोई डाउट है? नो डाउट। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, लेकिन आप लोग ये रिजल्ट सारे याद रखना, जब क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम पे इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो रिजल्ट सारे अच्छी तरह से याद रखना है सबको, ये इसीलिए रिवीजन है।
वरना हम लोग क्या करते कि डायरेक्टली हम चैप्टर पे मेन क्वेश्चन पे चलते, लेकिन मुझे लगा ऐसा कि हो सकता है आपको नॉलेज में नहीं होगा, आपने पीछे पढ़ रखा है लेकिन नॉलेज में नहीं होगा तो आपको काफ़ी तकलीफ होगी, है ना, क्वेश्चन समझने में और लर्न करने में। लेकिन मैं अभी आजकल जो क्लासेज होंगी प्रीवियस जहाँ तक हो चुकी है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपको, जो डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको लर्न करने को दे दूंगा आज एज ए होमवर्क, ठीक है, वो आप लोग कंप्लीट रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये एक रह गया था टॉपिक पिछली क्लास में ही, डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो सबसे पहले ये बात करें कि हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है वो कौन सा कनेक्शन होता है, पैरेलल होता है कि सीरीज होता है, ये बताइए। घरों में पैरेलल कनेक्शन का यूज हम क्यों करते हैं और सीरीज क्यों नहीं करते, तो उसको हम लोग इस पॉइंट के थ्रू देखेंगे कि सीरीज में क्या डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज क्या है कि सीरीज सर्किट में जो हमारे अप्लायंसेज हैं वो वर्क करना बंद कर देंगे उसमें से अगर कोई एक अप्लायंस खराब हो जाए, क्योंकि कनेक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मीन्स ये कि ये सीरीज में सारे हैं आपके घर के बल्ब, पहला बल्ब, फैन, टेलीविजन आपने अटैच कर दिया, ये आपके एसी से अटैच हैं ऐसे। अब ये आपका बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या हो गया, कनेक्शन ब्रेक, सर्किट में करंट जाएगा कहीं से, नहीं जाएगा। तो एक अप्लायंसेज अगर किसी रीजन से खराब हो जाता है तो फिर कोई भी अप्लायंसेज वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इन सीरीज कनेक्शन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन सेपरेटली, अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते। सर्किट ब्रेक करेंगे, स्विच का यहाँ पे क्लोज किया तो सारे जल उठेंगे, बंद किया तो सारे क्लोज, स्विच को ओपन किया तो सारे के सारे क्लोज जाएंगे। क्या स्विच एक हो सकता है, इसका मतलब वो सीरीज नहीं है, सीरीज का मतलब अलग होता है। सीरीज का मतलब दोनों सेपरेटली ऐसा अटैच्ड हो। एक स्विच दो चीजों का बनाया जा सकता है। एक स्विच है ना, ये एक सर्किट इधर बनाया, एक पंखा लगा दिया, ऐसे ऐसे स्विच यहाँ बना दिया, यहाँ पे लगा हुआ है इसके लिए कनेक्शन, स्विच एक ही दिया ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सीरीज में। सीरीज में हमेशा करंट डिवाइड हो जाएगा और फिर पंखे बहुत स्लो चलेंगे आपके, सॉरी सीरीज में नहीं, वोल्टेज कम हो जाएगा ना, क्रॉस वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा तो स्लो चलेंगे। आगे चलिए, इन सीरीज सर्किट अप्लायंसेस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज, वोल्टेज सेम नहीं मिलता है, 220 सेम में नहीं मिलेगा, एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई लाइन बिकॉज द वोल्टेज शेयर्ड बाय ऑल अप्लायंसेस। इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, क्योंकि वो पावर से वोल्टेज क्या होगा, से डिवाइड हो जाएगा अलग अलग पे। तो सेम वे में से बल्ब है सारे सीरीज में जोड़ दो, सेम वे में ग्लो नहीं करेंगे क्योंकि सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा। देखा है ना आपने कि जब कम वोल्टेज आती है तो आपके बल्ब कितने कम जलते हैं, है ना। तो जब आपके वोल्टेज कम, क्योंकि आपका जो अप्लायंस बनाया गया कि 220 वोल्ट पे वर्क करेगा, अब उसको 110 वोल्ट ही मिल रहा है, दो फैन अलग अलग सीरीज में कर दिए तो 110 ही मिल रहा है, तो क्या वो प्रॉपर वर्क में वर्क करेगा, नहीं करेगा, पंखा हिलता रहेगा, नहीं, ये चीज हो गई। In the series connection, the electrical appliances overall resistance of the circuit increases, है ना। मीन्स सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा था ना R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, आपने चार सीरीज में ऐसे अटैच कर दिए, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम ऐसे आपने अटैच कर दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, सबका ऐड करके जो आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, करंट मिनिमम पास होगा सर्किट से, है ना, अप्लायंसेस सही से वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो सीरीज का ये हमारा डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन इन डोमेस्टिक सर्किट। और पैरेलल का एडवांटेज क्या है, चलिए देख लेते हैं। इन पैरेलल सर्किट, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग। एक स्विच बंद करने से या एक ट्यूब फ्यूज होने से मेरा कोई फर्क पड़ेगा इस लाइट का, नहीं, प्रॉपर लाइटिंग रहेगी, बाकी तो लाइटिंग काम कर ही रही है कि नहीं। तो किसी एक अप्लायंसेस के फ्यूज होने से, खराब होने से हमारा ये वर्क, ऐसा नहीं कि वर्क करना बंद कर देगा, सेपरेट होता है सबका स्विच, सबकी इंडिपेंडेंट
हमको टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं, स्विचेज अलग अलग होती हैं। इन each इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट सेम वोल्टेज, सही सेम वोल्ट सबको 220 वोल्ट मिलेगा क्योंकि अलग अलग सब अटैच्ड हैं। सेम पॉइंट पे दिखाया था ना आपको कि इसके लिए भी सेम है, ये रेजिस्टेंस है इसके लिए भी सेम है, ये रेजिस्टेंस है इसके लिए भी सेम है। तो जितने भी हैं सब एक पॉइंट पे अटैच्ड हैं, तो वोल्टेज सबके लिए क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, सेम वोल्टेज। इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द हाउसहोल्ड सर्किट गेट डिक्रीजेज रिड्यूस। पैरेलल में क्या होता है, ओवरऑल रिड्यूस हो जाता है। जैसे 2 ओम का था, एक दूसरा भी 2 ओम रेजिस्टेंस का था, तो आपने कैसे ऐड करते हैं, 1/RP इक्वल टू क्या करोगे, 1/2 प्लस 1/2, कितना आ गया 1, तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो 2 ओम थे, 4 ओम बनना चाहिए था, बन गया कितना 1 ओम। तो सर्किट का क्या रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बात समझ में आई? किसी को डाउट है तो बोलना है। इलेक्ट्रिक पावर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर आपने इसके पहले पावर के बारे में पढ़ा था ना 9th क्लास में कि व्हाट इज पावर। तो आप बोलते थे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लेकिन यहां पे कौन सा वर्क हो रहा है भाई, यहां इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब हो रहा है? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं किसी दो पॉइंट के क्रॉस या किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो क्या होता है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो करंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होता है, या बोले करंट का फ्लो शुरू होता है। तो करंट का जो मूवमेंट है उसके लिए इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है ना, फोर्स लगता है कि नहीं लगता है, तभी तो मूव करता है, और डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो वही करंट के थ्रू वर्क डन होता है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं मीन्स हम एनर्जी दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वह एनर्जी वर्क के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम 2 तरीके से बोल सकते हैं, समझने के 2 तरीके हो सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया और एक बल्ब ग्लो करने लगा, तो बल्ब ग्लो कर रहा है तो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना, तो पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसको भी बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर। इसीलिए ये दोनों कंबाइन करके लिखा गया है, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन, ये बोल सकते हैं, और द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। कोई डाउट है? तो इलेक्ट्रिक पावर को हम लोग कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसका SI यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। क्या होता है, वॉट, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला निकल के यहां से क्या आएगा, पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक वर्क डन, नॉर्मल वर्क डन नहीं, हमारी पावर नहीं पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक की पावर पूछ रहा है। या इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम कर रहा है कोई बल्ब, उसकी पावर पूछ रहा है। तो पावर कंज्यूम बाय बल्ब पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द पावर ऑफ दैट बल्ब। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर, पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो अब यहां से आपने क्या देखा कि पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। आपको पूछेगा कि 1 वॉट पावर कितना माने, फिर हम तो इसको डिफाइन करना सिखा रखा है कि जब भी हमें डिफाइन करना होता है 1 यूनिट को तो सबको 1 मान लेते हैं। तो अगर हम P पावर इक्वल टू हम निकालना चाह रहे हैं, हमने W को कितना लिया, 1 जूल, कितना लिया 1 जूल, और टाइम कितना लिया 1 सेकेंड, तो 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, और तो ये कितना पावर कितना हो जाएगा हमारा 1 वॉट। हम 1 वॉट को डिफाइन कर रहे हैं। अगर कोई भी अप्लायंस 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है, 1 सेकेंड में 1 जूल का एनर्जी कंज्यूम करता है, तो उसका इलेक्ट्रिकल पावर कितना होगा 1 वॉट। बात समझ में आ गई? If 1 joule of energy is consumed in 1 second,
बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देन इट्स पावर इज 1 वॉट। ठीक है, तो ये जो वॉट है ये पावर की बहुत ही छोटी यूनिट है ना। घर में जो हम यूज करते हैं उसमें ये हमारे काम नहीं आ सकती, क्योंकि हम 1 वाट का कुछ भी यूज करते हैं क्या, जो भी चीजें यूज करते हैं आप बड़ी पावर की यूज करते हैं। हाँ, तो जनरली हम लोग जो यूज करते हैं उसके लिए यूनिट छोटी है, इसलिए हम किलोवाट का जनरली यूज करते हैं। ठीक है, और आगे जो यूनिट्स हैं कमर्शियल यूनिट्स में किलोवाट पे डिपेंड है। तो हाँ बोलो बेटा। अगर जैसे कि वर्क डन हो रहा है इसको इलेक्ट्रिकल पावर में, तो सर इसकी दूसरी डेफिनेशन जैसा आपने बताया, हाँ, उसको लिखेंगे कैसे सर? क्या कि मतलब एक अप्लायंस है उसमें करंट कितना कंज्यूम हो रहा है। नहीं, मैंने दोनों कंबाइंड कर दिया एक साथ में, अलग लिखने की जरूरत क्या है। आपका ये डेफिनेशन प्रॉपर है कि द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन और द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, तो सफिशिएंट है डेफिनेशन। और फिर पावर इक्वल टू वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन लिख दीजिए अपॉन टाइम लिख दीजिए, P इक्वल टू W अपॉन T। पहले डेफिनेशन सारे लिखवा चुका हूं तो उसकी जरूरत नहीं लिखने की। P इक्वल टू, हाँ अभी पहुंचेंगे वहां पे, अभी तो यहीं पर है, जाएंगे उधर आगे, अभी टाइम है उसमें। तो 1 किलोवाट इक्वल टू कितना हो गया, 1000 वाट, है ना। तो और भी मेगावाट भी होता है, 1 मेगावाट में कितना होता है, 10 पावर 6 वाट। तो बड़े बड़े यूनिट हैं, है ना, इसके बड़े यूनिट्स भी हैं और छोटे यूनिट में वाट है। ठीक है, एक और यूनिट होता है इसका हॉर्स पावर। क्या होता है, इसी का यूनिट है ना, कितना होता है एक हॉर्स, हॉर्स पावर जो है ना ये ब्रिटिशर्स की देन है, वही आज तक हम यूज करते हैं। अभी मोटर लेने जाओ तो वो 1 HP 2 HP ऐसे मोटर बेचते हैं, उसमें कभी किलोवाट की नहीं लिखी होती है, ये लिखा होगा 1 हॉर्स पावर का है, 2 हॉर्स पावर का है ऐसे। तो वो कितना होता है 746 वॉट। फ्रेंच सिस्टम है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हो गए पावर के। आगे बढ़ते हैं, पावर के डिफरेंट फॉर्मूले हैं, उनको हम डिराइव करेंगे फटाफट जल्दी जल्दी से, उन फॉर्मूलों को याद भी रखेंगे। आपकी जो ड्यूटी है कि क्लास में जितना भी हो रहा है वो सारा एक एक पॉइंट वाइज याद होना चाहिए, तभी आपको कम टाइम लगेगा। ये मत सोचना कि सिर्फ क्वेश्चन पे जाएंगे कूद पड़ेंगे, नहीं, ये डेफिनेशन पहले से याद रहेंगे तो हमें उस टाइम पे तो याद नहीं करना पड़ेगा ना, ये ख्याल रखना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर। अब इसमें पावर के हमने सिर्फ एक फॉर्मूला दिखा था, पावर इक्वल टू क्या था, वर्क डन अपॉन टाइम। क्या देखा था अभी, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। हम लोग अदर फॉर्मूले भी यहाँ पे डिराइव करेंगे जिसका आगे हम न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं। ठीक है, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे उस टाइम पर हम इसका यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर। तो अभी आपने पावर इक्वल टू देखा था, एक सेकंड यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता हूं। पावर इक्वल टू पढ़ा था हमने P इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ये कौन सा वर्क डन है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। वर्क डन के बारे में, वर्क डन और पोटेंशियल में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि वी हैव, ये वर्क डन ऑन टाइम W अपॉन T। वी हैव, आपने पढ़ा था ना कि पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। पढ़ा था, याद है कि पोटेंशियल डिफरेंस जब पढ़ाया था कि जब हम किसी चार्ज को मूव कराते हैं उस टाइम पे जो वर्क डन होता है, तो वही चार्ज कौन सा था, वही तो करंट था ना। तो वही वहां पे आपका फॉर्मूला था V इक्वल टू W अपॉन Q। ये W क्या था, वही वर्क डन था।
इस वर्क डन की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो W की वैल्यू क्या आएगी बेटा, W इक्वल टू VQ आएगी, VQ, ठीक है। तो अगर इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, W की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में, तो P इक्वल टू कितना बनेगा बेटा, VQ अपॉन T, बट वी हैव V इंटू Q अपॉन T एंड Q अपॉन T इक्वल टू I, तो फॉर्मूला क्या बन गया, P इक्वल टू VI। Q अपॉन T होता है I की नहीं, I इक्वल टू क्या फॉर्मूला पड़ा है, करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, तो P इक्वल टू क्या मिल गया आपको, VI। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ पावर, ठीक है, जिसका हम यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, I के बाद इसको पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ओम्स लॉ से हम क्या जानते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव V इक्वल टू IR, है ना। V की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, इसको हमने थर्ड मान लिया इक्वेशन नंबर, जो हमारा ये आया, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ V इक्वल टू P इक्वल टू निकाल रहे हैं ना, P इक्वल टू V इक्वल टू IR आ गया, तो IR इंटू I ये हो जाएगा I स्क्वायर R, तो पावर का फॉर्मूला अगला क्या मिल गया, I स्क्वायर R, पावर का फॉर्मूला क्या मिल गया, I स्क्वायर R, ठीक है। अब यहां पे हमें दूसरा फॉर्मूला भी ऑब्टेन करना है, जो कि पोटेंशियल और वोल्टेज और रेजिस्टेंस के रिलेशन में हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला था, यहाँ पे हमने अभी कन्वर्ट किया था V को, IR लिखा था, अब I को कन्वर्ट कर रहे हैं, अगेन यहीं से यूज करेंगे, तो I कितना हो जाएगा हमारा, I इक्वल टू V अपॉन R होगा, तो P इक्वल टू मतलब फोर्थ, और हमने फिर से फोर्थ और इसका यूज किया, या फिर यहां भी हम I की वैल्यू डाल सकते हैं, I इक्वल टू V अपॉन R, है ना, जो भी इक्वेशन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे I डालेंगे क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R हो गया, एक R से R कैंसल, तो P इक्वल टू कितना हो गया, V स्क्वायर अपॉन R। तो हमारे पास पावर के कितने फॉर्मूले हो गए, इन सारे फॉर्मूले को हम लोग एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला हो गया पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, हुआ ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हो गया पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट भी पढ़ सकते हैं, वोल्टेज इंटू करंट भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला मिल गया I स्क्वायर R, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। चौथा फॉर्मूला मिल गया P स्क्वायर। इन सारे फॉर्मूले को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लो, इनका यूज करने वाले हैं हम, ठीक है, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक क्वेश्चन करा दूं इस पे, एक छोटा सा, ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए, फिर आगे शायद ना करना पड़े इस पे क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन हमने रखा है इस पे, इससे पहले एक छोटी सी चीज बतानी पड़ेगी, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होता है पावर रेटिंग क्या होती है, पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसका यूज है और पावर का भी यूज है, ठीक है। क्या हेडिंग है, पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस। आप जब भी मार्केट से कोई बल्ब या कुछ भी अप्लायंसेस खरीद के लाते हो, इवन टेलीविजन ले आओ, फैन लाओ, कुछ भी, उस पर एक छोटी सी प्लेट लगी होती है और उस पर कुछ लिखा हुआ होता है कि भाई इसका जो पावर है ये 200 वोल्ट का है, या 20 वोल्ट का है, या 50 वोल्ट का है, और साइड में 220 वोल्ट भी लिखा होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ
कहीं आप एक बल्ब लेकर आए और उस पर लिखा हुआ है, उस पर क्या लिखा हुआ है, 100 वॉट। क्या लिखा हुआ है, 100 वॉट लिखा हुआ है। एक सेकंड, थोड़ा इसको छोटा कर लें। तो आप एक यहाँ लिखा हुआ है कि एक बल्ब की रेटिंग लिखी हुई है, रेटिंग, उसी को रेटिंग बोलते हैं। बल्ब पे क्या, प्लेट पे क्या लिखा हुआ है, 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ, 100 वॉट और 220 वोल्ट का क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि 220 वोल्ट पर इसकी जो पावर है 100 वॉट है। 220 वोल्ट पर इसकी पावर क्या है, 100 वॉट है। इसका मतलब कि 220 वोल्ट पर ये हर सेकंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। आपको बताया था ना कि 1 वॉट इक्वल टू, आपने पढ़ा था 1 जूल पर सेकंड। क्या पढ़ा था, 1 जूल पर सेकंड। इसका मतलब कि 100 वाट मतलब कितना हुआ, 100 जूल पर सेकंड। ये मीनिंग हो गया, 100 जूल पर सेकंड। मतलब कोई बल्ब की रेटिंग, किसी बल्ब की रेटिंग ये लिखी हुई है, इसका मतलब हुआ कि 220 वोल्ट पर, ऑलवेज रिमेंबर 220 वोल्ट पर ये 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। ये पावर रेटिंग का मतलब होता है। ठीक है, वोल्टेज कम होगा फिर ये पावर जो है उसकी कम हो सकती है, मीन्स कम एनर्जी कंज्यूम कर सकता है उस टाइम पे। अगर वोल्टेज कम देंगे तो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, एनर्जी कम कंज्यूम करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो पहले रेटिंग का मतलब हमने समझ लिया। अब इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है कि हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब जिसकी रेटिंग ये लिखी हुई थी 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट, when it is operated at 110 volt, then what will be the power consumed? अगर ये बल्ब 220 वोल्ट पे चलता तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। चलो ये 100 वाट का पावर ले ही रहा है ना, लिखा हुआ है इस पे। लेकिन अगर इसको 110 वोल्ट पे अगर हम इसको यूज करें तो कितना पावर लेगा? बात आ रही ना कि 110 वोल्ट पे कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो हमें ये चीज समझनी है कि पावर, वोल्टेज, ये सारे जो है चेंज हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द सर्किट। कि सर्किट में अगर करंट ज़्यादा हो गया, या फिर हम अभी आपको ये बता रहे थे कि जैसे हम वोल्टेज को कम करते हैं तो ये वैरी कर जाता है, मीन्स पावर चेंज हो जाता है क्योंकि करंट कम होता है। लेकिन जो हमारा कोई भी अप्लायंस है उसका एक प्रॉपर्टी है, हमेशा फिक्स होता है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? तो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो नहीं बदलेगा, वो बदलता है जब टेम्परेचर के साथ वेरी करता है थोड़ा, बट जो हम अप्लायंसेज जनरली यूज करते हैं उनका रेजिस्टेंस लगभग फिक्स होता है। तो यहाँ पर हम उस रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और उसी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो रेटिंग गिवन थी, उस रेटिंग से हम उस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमने जो बल्ब मार्केट से हमने लिया था, ये फिलामेंट वाला पहले का बल्ब है। शायद मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बस आप समझ लेना, ठीक है। तो अब हमें इसकी ये जो रेजिस्टेंस है ये निकालना है। ये तो फिक्स होगा, फिलामेंट तो नहीं बदल जाएगा ना, वोल्टेज बदलो कुछ भी बदलो, फिलामेंट तो वही रहेगा, रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा। तो इस बल्ब का पावर रेटिंग कितना था? हमारा पावर दिया हुआ था 100 वॉट और इसका वोल्टेज कितना था बेटा? 220 वोल्ट। ठीक है, तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसके लिए हम पीछे वाले फॉर्मूले पे जाएंगे। मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे और हमने इसका यूज किया था। फॉर्मूले आपको याद है, लेकिन फिर भी हम पीछे ले चलता हूँ एक बार दिखाने के लिए। एक फॉर्मूला था P = V²/R। इसका यूज करके हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते यार, क्योंकि P भी हमें मालूम है। तो आप लोग समझ में आ रही है? सबको क्लियर है? थोड़ी सी भी अगर कंफ्यूजन है आप बोलना। बिल्कुल ये मत सोचना कि हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, कभी नहीं सोचना है। आपको पूरा पूरा पूछने का हक है इस क्लास में। टारगेट अचीव करने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहुंचते हैं अपने पेज पर। हमारा फॉर्मूला था वी हैव, लिख करके शुरू करना कभी भी, वी हैव या वी नो दैट
P इक्वल टू कितना होता है, V स्क्वायर अपॉन R होता है ना, यस। तो अब V की वैल्यू हमारे पास है कितना है, 220 का स्क्वायर अपॉन R कितना है हमारा 100, सॉरी R तो निकालना है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, हमें P निकालना है ना, हाँ यहाँ से P निकाल लेते हैं, तो हम सॉरी R निकालना है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, P V स्क्वायर अपॉन P होगा ना बेटा, P V कितना है 220 का स्क्वायर अपॉन पावर, पावर कितना है आपका 100 वोट, 100 वोट, ठीक है, और ये 220 वोल्ट था। तो ये आपको मिल गया रेजिस्टेंस, ये किसमें मिलेगा, सॉल्व करके ओम में मिलेगा। तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, आपको ज्यादा अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको फाइनली एक ही बार कैलकुलेट कर लेंगे। कोई डाउट है, मुस्कुरा रहे हो, अच्छा आपने इस ओम को, मैंने बोला आपने इस ओम को देख लिया, आपने बोला ओम में निकलेगा, आदित्य सीधे देख। अच्छा आदित्य का ध्यान ओम पे रहता है, चलिए कोई बात नहीं, यहां तक हमने निकाल लिया। अब हमें देखिए रेजिस्टेंस, इस बल्ब का रेजिस्टेंस मालूम हो चुका है, कितना है 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, यही है ना इसका, इतना ओम है। और इसका हमें और क्या मालूम है, पावर, नहीं पावर निकालना है, कितने पावर पे काम करे, कितना पावर दिखाएगा, वोल्टेज मालूम है कितना है 110 वोल्ट। सर इसके बाद कुछ लिखना नहीं है कि मतलब सेकंड टाइम या नहीं, आपके पास लिखना है कि नाउ वी नो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब इज, या दिस अप्लायंस इज दिस, रेजिस्टेंस लिख दिया आपने, अगेन वोल्टेज इक्वल टू 110 वोल्ट, 110 वोल्ट वोल्टेज दिया है। अब आपको पावर निकालना है, कितना पावर करेगा, है ना, न्यूमेरिकल्स में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ फिर भी हमें कोशिश करनी है कि छोटी छोटी चीजें हम प्रॉपर वे में लिखें, क्योंकि हमें तो छोटी छोटी मौका नहीं देना है एग्जाम लोगों को कट करने के लिए, कहीं से भी कोई चांस नहीं देना है। तो हमारा रेजिस्टेंस निकल चुका है, यूनिट लिखना ना भूलें, यूनिट लिखना ना भूलिए कभी भी, सबकी यूनिट साथ में लिखनी जरूरी है, बिल्कुल ऑलवेज हर टाइम पे, ठीक है। यहाँ लिख के कैंसिल होकर फिर ओम आएगा, यहाँ लिखा है ना मैंने वोल्टेज, और फिर वो कट करके ओम लिखेंगे, तो ये न लिख करके आप डायरेक्टली ओम ही लिख सकते हो, ठीक है। अब चलिए, तो हमें ये मिल चुका है, हमें पावर निकालना है, पावर का फॉर्मूला हमें पता है ना, आगे चलते हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन बार, पावर इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, और वी हमें हमारे पास, अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे पावर निकालना है। वी हमें दिया है 110 वोल्ट, है ना, हमने इसका स्क्वायर किया, और नीचे हमने अभी रेजिस्टेंस निकाला था ना, कितना था 220 का स्क्वायर अपॉन 100, यही था ना। हम क्या करते हैं, 100 को ऊपर ले आते हैं, डिवाइड में है ना, करना सबको आ रहा होगा, ये पूरा डिवाइड में यहाँ पे है, मल्टीप्लाई हुआ तो 100 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, मैं 100 को ऊपर ले जाता हूँ, मल्टीप्लाई में आएगा 110 अपॉन 220, ऐसे लिख सकते हैं पूरे का स्क्वायर एक बार में ऐसे, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा था। कैलकुलेशन करने का अपना तरीका है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे थोड़ा आसान होगा, ठीक है बेटा। 110 टू जा 220, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 100 इंटू 1/4, 25 अब आ गया 25 वोट, कितना आ गया 25 वोट। अब इस बल्ब का पावर कितना है 25, इस पे रेटिंग तो 100 वाट का था, लेकिन वो किस पे था 220 वोल्ट पे था, लेकिन जैसे ही हमने इस वोल्टेज कम कर दिया, अभी पावर कंज्यूम करना कम कर देगा, और कितना पावर लेगा, सिर्फ 25 वोल्ट। हमने मींस वोल्टेज को आधा किया, तो पावर 1/4 टाइम होगा, ये भी याद रखने की चीज है, आधा करने पे पावर 1/4, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए अगर हाफ करेंगे तो 1/4, क्यूब अगर 1/3 करेंगे तो 1/9 टाइम्स कम हो जाएगा अकॉर्डिंगली। बात समझ में आ गई, कोई डाउट है किसी को, बोलो। आदित्य इधर, किसी को डाउट, किसी को डाउट पीछे, नो डाउट, आगे चलते हैं हम लोग।
देखो हमने अभी पढ़ा था पावर का फॉर्मूला, वर्क अपॉन टाइम, और भी फॉर्मूले पढ़े थे ना, पढ़े थे फॉर्मूले ना, और क्या पढ़ा था फॉर्मूले में? हमने पढ़ा था कि पावर जो है पावर का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि डिफिनेशन क्या पढ़ा कि पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड पावर, पढ़ा था ना आपने। तो यहां से अगर हम पावर को दोबारा फॉर्मुलाइज करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि P इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो P इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर E से डिनोट करें तो P इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, E अपॉन T बनेगा, बोलो। अगर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वर्क डन से W से दिखाया था, पहले वर्क डन एनर्जी दोनों बोला लेकिन दिखाया था W से आपको, अगर उसी डेफिनेशन में जो दूसरा पार्ट था उस दूसरे पार्ट को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वहां पर एनर्जी की जगह वर्क डन की जगह हम W लिख करके यहाँ पर एनर्जी वाला यूज कर रहे हैं, E यूज कर रहे हैं, तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E अपॉन T। ये पावर का कौन सा फॉर्मूला हो गया, 4 उसमें के 5 हो गए थे ना, 5वां फॉर्मूला। तो ये पावर का 5वां फॉर्मूला है E अपॉन T, कुछ भी अंतर नहीं है, W को E लिखा गया है, ठीक है, इसलिए कोई न्यू फॉर्मूला नहीं है। यहां से मैं आपको एनर्जी बस दिखाना चाहता हूं, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। क्योंकि हमारे सारे अप्लायंस में पावर लिखे होते हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं कि पावर के फॉर्म में एनर्जी कैलकुलेट कर लें, जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसको भी हेल्प मिलेगा, है ना। आप भी सोचोगे अधिक पावर होगा, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी, बिल ज्यादा आएगा, है ना, उनको भी जो भी है उनको भी जज करने में आसानी होगी, नहीं तो जूल में एनर्जी निकालते रहते कितना लंबा होता है ना। इसीलिए एनर्जी का जो एक यूनिट है जूल, उससे हट करके हम इस एनर्जी का यूज करते हैं जनरली कॉमर्शियल यूज के लिए, ठीक है। तो इस यूनिट का यूज करते हैं, तो यूनिट क्या बनेगी, यहां से देखो तो यूनिट क्या बनेगी, वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो वॉट सेकंड। एनर्जी का यूनिट क्या बन गया, एक यूनिट बन गया यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी एक यूनिट क्या बन गई, वॉट सेकंड, ठीक है। एनर्जी का यूनिट होता क्या है, जूल, है ना, ये क्लियर है ना। तो ये आपके एनर्जी का एक यूनिट बन गया वॉट सेकंड, लेकिन ये यूनिट थोड़ा छोटा यूनिट है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं किलोवाट आवर में लेते हैं, ठीक है। ये क्या बताता है, ये कैसे बता रहा है, कितनी एनर्जी बता रहा है, ये बता रहा है कि जो हमारी एनर्जी है वो 1 वॉट का बल्ब 1 सेकंड तक जलता है, तो जो एनर्जी लेता है उसके बारे में बता रहा है ये, ठीक है। 1 वॉट का बल्ब 1 सेकंड तक जलता है, उसकी एनर्जी के बारे में बता रहा है। तो ये यूनिट क्या है, छोटा है। हम लोग कॉमर्शियल यूनिट के लिए हम क्या यूज करते हैं, किलोवाट आवर, है ना, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये क्या हो जाएगा हमारा, किलोवाट आवर, मतलब के डब्ल्यू, है ना, किलोवाट आवर, के एच ना, किलोवाट एच, किलोवाट आवर, ठीक है। ये यूज करते हैं हम लोग कॉमर्शियल यूनिट में, ठीक है। और किलोवाट आवर में 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, 1 यूनिट। अब आपको बिल्कुल देख के पता चलता होगा कि हाँ कितना जो हमारा यूनिट जो बनाया गया है, एनर्जी का यूनिट बनाया गया है, इसको आप अच्छी तरह समझ सकते हैं,
ये समझ सकते हैं कि भाई ये जो हमारी यूनिट है, एक यूनिट, वो किसके इक्वल है। अगर 1 किलोवाट का कोई हमारा अप्लायंस है और 1 घंटे तक जलता है, 1 किलोवाट का अप्लायंस 1 घंटे तक अगर यूज में आता है तो हमारी टोटल एनर्जी कितनी मानी जाएगी, 1 यूनिट मानी जाएगी। ऐसे हमने बना लिया, ठीक है। एनर्जी का एक ये यूनिट है, ठीक है ना। ज्यादा अंदर हम लोग नहीं जा रहे हैं, जहां हमें जरूरत है वहीं तक है हम, कि 1 किलोवाट का कोई बल्ब 1 घंटे तक जलता है तो उसकी एनर्जी कंज्यूम कितनी मानी जाएगी, 1 यूनिट। और हम डे टू डे लाइफ में इसी यूनिट का यूज करते हैं कि आपके घर का बिल कितना यूनिट, तो 20 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट, ऐसे यूनिट में ही तो कैलकुलेट करते हैं ना। और 1 यूनिट पे चार्जेस गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखे हैं कि 4 रुपए पर यूनिट है या 5 रुपए पर यूनिट है ना। और कई जगह तो फ्री यूनिट भी है, दिल्ली में चले जाओ, है ना। हाँ, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसका मीनिंग क्या है। इलेक्ट्रिक करंट के कई सारे इफेक्ट हैं। एक ही इलेक्ट्रिक करंट कितने सारे काम करता है, बहुत सारे काम करता है ना। मैकेनिकल इफेक्ट देखें तो पंखे घुमा रहा है, कहीं कहीं लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, लाइटिंग इफेक्ट हो गया, है ना। इसी तरह से इससे हम लोग हीट भी प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट यूज के लिए घरों में, डिफरेंट अप्लायंसेस। आजकल ठंड का मौसम है, आने वाला है, लगभग आ चुका है, तो सुबह सुबह गीजर का यूज करते हैं आप लोग। कपड़े प्रेस करने के लिए आपके घर में प्रेस तो होगा, उसको करते हो कि नहीं करते हो। हम बहुत जल्दी से बोला नहीं सर हम लोग गीजर का यूज करते नहीं, हम लोग बहादुर आदमी है, ठंडे पानी को ऐसे डालते हैं, नहाते रहते हैं, है ना। हाँ, ओम का नाम लेता है, हरिओम हरिओम करके पानी डाल लेता है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अभी बताया आपको कि हीट प्रोड्यूस यूजिंग इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट, है ना। तो जनरली इसका यूज किस में होता है बता दिया आपको कि कौन कौन से अप्लायंसेज हम यूज करते हैं यहाँ पे, है ना। हाँ, तो ये सारी अप्लायंसेज हम यूज करते हैं। तो अब ये हीटिंग इफेक्ट है, तो ये हीट प्रोड्यूस जो होता है, ये हीट हम कैसे निकालेंगे, कितना प्रोड्यूस होता है, इसके लिए है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहाँ से आया और कैसे निकला उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने पढ़ा है फॉर्मूला V इक्वल टू W अपॉन Q, पढ़ा है ना। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, पढ़ा है। एक छोटी सी चीज कि ये जो हीट का प्रोडक्शन है वो कहां से हुआ। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं सर्किट के अंदर, हमने बाहर की तो पढ़ लिया कि हीट से क्या क्या हम कर लेते हैं, अंदर में प्रोड्यूस क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है कि जब वायर के अंदर करंट का फ्लो होता है, करंट मूव करता है। करंट का मूव करने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जब वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो अदर पार्टिकल्स के साथ उसका कोलिजन होता है, एटम के पार्टिकल के साथ में कोलिजन होता है और आपस में भी कोलिजन होता है। तो उस पे भी जो फ्रिक्शन हो रहा है उनके रेजिस्टेंस के कारण, उससे क्या होता है, वर्क डन करना पड़ता है उसको, और वही वर्क डन जो है हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यानी जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन अभी हम बहुत देर से पावर में पढ़ रहे थे, ये वही वर्क डन है, वही वर्क डन यहाँ पर हीट के फॉर्म में दिख रहा है। बात समझ में, जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा सर्किट के अंदर वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन के इक्वल होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन जब सर्किट के अंदर मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या फिल करना पड़ता है, रेजिस्टेंस फिल करना पड़ता है। तो रेजिस्टेंस को फिल करता है तो हम बाहर से एनर्जी देते हैं, तो वो क्या करता है, एक ड्रिफ्ट स्पीड से मूव करना शुरू करता है, मूव करता है ना। तो उस मूव करने के लिए जब मूवमेंट हो रहा है, उसका फोर्स लग रहा है और मूवमेंट हो रहा है, तो वर्कडन तो हो रहा है ना वहां पे। तो जो वर्कडन हो रहा है, ठीक है, उसको मूव करने के लिए वो मूव बहुत स्लोली कर रहा है, तो कुछ पार्ट उस वर्कडन का हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ पार्ट उसके मूविंग में कन्वर्ट हो रहा है।
तो बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट मूव करता है, मैक्सिमम किस में होता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। इन जनरल अगर हम नॉर्मल वायर लेते हैं तो हम मैक्सिमम वायर क्या होती है, मैक्सिमम करंट मूव कर जाती है, बहुत कम करंट क्या होती है, बहुत ही कम करंट जो होता है वो खर्च होता है, एनर्जी लॉस्ट होती है हीट के फॉर्म में, अदरवाइज मैक्सिमम करंट जो होता है वो क्या होता है, पास हो जाता है। लेकिन जब हम रेजिस्टर का यूज करते हैं अपने घरों में तो उस टाइम पे हम क्या होता है, मैक्सिमम करंट जो होता है वो हीट में कन्वर्ट होता है, तो टोटल वर्क डन के इक्वल होगा। तो वर्क डन हमारा कितना होगा, वर्क डन जो होगा वो V इंटू क्यू के बराबर होगा, है ना। और V इक्वल टू क्या होता है, IR, पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, V इक्वल टू होता है IR फ्रॉम ओम्स लॉ। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, इक्वल टू क्या हो गया बेटा, वी क्यू, और V इक्वल टू हमने क्या लिखा, R, IR, ये हमारे पास Q है, W है, यही वर्क डन हीट है, याद रखना। अब हम आगे चलते हैं, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नो दैट कि जो चार्ज होता है, सॉरी जो करंट है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है कि नहीं होता है। तो हम Q को क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे हमने यूज किया V इक्वल टू IR, और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, I इंटू टी, तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। W इक्वल टू क्या मिल गया, I स्क्वायर R इंटू टी। बात समझ आई कि नहीं आई, यही वर्क डन आपका हीट है। तो हमारा हीट प्रोड्यूसिंग सर्किट क्या हो गया, ये मैंने डेरिवेशन पूरा प्रॉपर लिखवा रखा है, करवा रखा है, इसलिए मैं शॉर्ट में चल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो H इक्वल टू क्या हो गया बेटा, I स्क्वायर R इंटू टी। मेन ये समझना है कि हो कैसे रहा है, ये कैसे आ कैसे रहा है, बाकी लिखने वाला प्रोसेस में लिखवा रखा है। तो H इक्वल टू हो गया I स्क्वायर R टी, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी रजिस्टर के अंदर प्रोड्यूस जो हीट होता है वो आपके उसमें पास होने वाले करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। जूल्स लॉ का पहला रूल कि हीट प्रोड्यूस इन एनी सर्किट और एनी रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर, जो रजिस्टर ले रहे हैं। सेकंड, H इज प्रोपोर्शनल टू R, वो उस रजिस्टर के, R कांस्टेंट क्या है, जो भी R कांस्टेंट है चाहे जो भी है, जो हमने R लिया है उसके प्रोपोर्शनल है। हम 10 ओम लेंगे उसके अकॉर्डिंग हीट बनेगा, हम 50 ओम लेंगे उसके अकॉर्डिंग हीट बनेगा, है ना। रजिस्टर जो हैवी, हम लोग क्या करते हैं जनरली, हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, तभी तो हीट प्रोड्यूस होगा प्रॉपर। तो H प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी जो सर्किट के अंदर हीट प्रोड्यूस होगा वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा। एंड थर्ड पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कितने टाइम तक आपने हीट प्रोड्यूस किया, इस स्मॉल टी से लिखते हैं, टाइम को ज्यादा अच्छा है टी से। तो H प्रोपोर्शनल टू टाइम, दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये क्या है आपका, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इट क्लियर। फिर से, जब कोई रजिस्टर अटैच होता है सर्किट में और करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने के लिए जो वर्क डन होता है वही वर्क डन टोटली, जब रजिस्टर से पास करता है इलेक्ट्रॉन या करंट, तो वही वर्क डन टोटली हीट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो हमने इस वर्क डन को, वर्क डन का फॉर्मूला था, हमने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस जो अक्रॉस द टर्मिनल होगा वो W अपॉन Q के इक्वल होता है। यहां से वर्क डन को हमने निकाला, कितना आ गया, V इंटू क्यू। V कितना होता है ओम्स लॉ से, I इंटू R के इक्वल होता है, हमने I इंटू R रखा, I इंटू R इंटू Q, एंड Q इज द चार्ज। तो वी नो दैट द करंट इक्वल टू I इक्वल टू क्या होता है, हमारा ये निकला I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T, जो हमारा सॉरी जो करंट है I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो यहां से जो चार्ज होगा वो करंट इन टाइम के इक्वल होगा, हमने यहाँ पुट कर दिया, और यहां से हमारा आ गया H इक्वल टू I स्क्वायर R T। इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इट क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सब लोग परेशान हैं, टाइम ओवर हो चुका है, इसलिए। अगर करंट फ्लो होता है और रेजिस्टेंस दो अलग-अलग लेते हैं, जैसे नाइक्रोम वायर लिया और एक कॉपर वायर लिया, लेकिन हीट ज्यादा नाइक्रोम वायर होता है, ऐसे फिर
बताया ना कि रेजिस्टेंस उसका ज्यादा है, कॉपर में रेजिस्टेंस होगा तो फिर कॉपर वायर लेंगे क्यों, वो तो रास्ते में ही पिघल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है।